Hello 12th class student. Today we are going to start the revision classes for NLM and friction. मतलब टॉपिक रिवीजन क्लासेज हमारा चल रहा है और हम आज NLM न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो रिवीजन क्लासेज और हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, ये ना टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं देयर आर 3 न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या है कि इफ ऑल एक्सटर्नल फोर्स summation of all external force is equal to 0, then velocity बराबर कांस्टेंट, ठीक है ना। यदि कोई बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स 0 लग रहा है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अब वेलोसिटी कांस्टेंट होने का दो मतलब हो गया, जैसा कि आप लोग को बताया था मैंने। इसका दो मतलब हो गया। क्या मतलब हो गया? पहला हो गया आइदर इन रेस्ट, ठीक है ना, पहला मतलब ये हो गया। दूसरा मतलब हो गया आइदर इन रेस्ट का मतलब 0 वेलोसिटी, नल वेक्टर, ठीक है। और दूसरा हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन along a straight line। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यदि सारा रिजल्टेंट फोर्स, एक्सटर्नल रिजल्टेंट फोर्स का समेशन 0 है, मतलब कोई भी रिजल्टेंट फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है ना, रिजल्टेंट 0 है, तो उस बॉडी का, उस सिस्टम का वेलोसिटी जो होगा कांस्टेंट होगा। अब वेलोसिटी कांस्टेंट होने के दो केस होंगे, या तो बॉडी रेस्ट में रहेगा, रेस्ट में रहने का मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है, मतलब नल वेक्टर है, ठीक है। या दूसरा होगा कि भाई कांस्टेंट वेलोसिटी हो, मतलब यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन हो। सो दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और ये जो दो स्टेट है, ये स्टेट ए एंड बी, इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? ये ए एंड बी, these two states A and B are called inertia of body, inertia of a body। मतलब बच्चों यदि कोई पूछेगा कि इनर्शिया का मतलब क्या होता है, तो कहिएगा कि इनर्शिया किसी बॉडी का वह प्रॉपर्टी होता है जो बॉडी द्वारा शो किया जाता है तब जब एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, ठीक है ना। मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो समझिए कि जो प्रॉपर्टी वो शो करता है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मीन्स आदत होता है, सीधी सी बात है। और आदत तभी आदमी शो करता है जब उसमें किसी तरह का एक्सटर्नल प्रेशर ना हो, मतलब एक्सटर्नल फोर्स ना हो, ठीक है ना। तो ये बॉडी का एक नेचुरल स्टेट है। इनर्शिया इज द नेचुरल स्टेट ऑफ बॉडी इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। फिर से मैं इस बात पर स्ट्रेस दे रहा हूं, आप फिर से सोच लीजिए, क्योंकि कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन नीट में आ जाता है तो आप नहीं जानिएगा तो नहीं मार पाइएगा, ठीक है ना। तो देखिए इनर्शिया, पहला पॉइंट ये दे रहा हूं प्रॉब्लम के लिए कि इनर्शिया इज द properties of body in absence of an external force, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कितने तरह का इनर्शिया होता है, तो हम तो दो ही तरह आपको बताए हैं, लेकिन वो दोनों को चाहें तो आप 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि भाई दो तरह का इनर्शिया होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। आप कांस्टेंट वेलोसिटी को दो पार्ट में जा सकते हैं। क्या जा सकते हैं? 3 टाइप्स ऑफ
इनर्शिया, ठीक है ना। पहला टाइप आपका हो गया स्टेट ऑफ रेस्ट, दूसरा टाइप का इनर्शिया हो गया स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, और तीसरा तरह का इनर्शिया होगा आपका स्टेट ऑफ डायरेक्शन। ये तीन तरह का इनर्शिया हो गया। पहला इनर्शिया हुआ स्टेट ऑफ रेस्ट, दूसरा इनर्शिया हुआ स्टेट ऑफ मोशन एंड तीसरा इनर्शिया हुआ स्टेट ऑफ डायरेक्शन। मतलब ये तीन तरह का इनर्शिया है जो कोई बॉडी जो है वो शो करता है इन एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना बच्चों। अब सवाल ये है कि ये तीनों इनर्शिया तब बॉडी द्वारा शो किया जाता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, ठीक है ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, ठीक है, करेक्ट है। तो बच्चों ध्यान देना है यहां पर कि इसके बाद यदि दूसरी पॉइंट देखा जाए तो ये तीसरा पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट हो गया जो इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और ये तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि इनर्शिया का डेफिनेशन हमको मिलता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। इनर्शिया defined by Newton's first law of motion, ठीक है। एक चौथा भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के भी डेफिनेशन मिलता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डेफिनेशन इसलिए मिलता है कि जैसे मान लिया किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा तो फिर वो बॉडी नेचुरल स्टेट में तो नहीं होगा, मतलब इनर्शियल स्टेट में नहीं होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि इस बॉडी पे टेंशन T लग रहा है, फोर्स लग रहा है, लेकिन आप जब यहां पर बैठ के देखिएगा तो ये बॉडी आपको रेस्ट में दिखाई देगा। विथ रेस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर दिस इज द रेस्ट। इसका मतलब कि इन दिस फ्रेम फॉर ऑब्जर्वर दिस O1, दिस ऑब्जर्वर O2 एंड दिस ऑब्जर्वर O1 जो सेंटर पर बैठा हुआ है, तो न्यूटन्स NLM इज वैलिड फॉर O2, NLM is valid for O2, O1, not for O2। मतलब यहां से मैं यदि दो बातें ये कहना चाहूं कि भाई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमको फ्रेम का भी डेफिनेशन मिलता है कि दो तरह का फ्रेम होते हैं, और न्यूटन फर्स्ट लॉ डेफिनेशन वी कैन जस्ट डिफाइन टू टाइप्स ऑफ फ्रेम हियर एज पर द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। Two types of frame of reference. Two type of frame of references are defined. According to Newton's first law of motion. Two types of frame of references are defined according to Newton's first law of motion, ठीक है ना। पहला फ्रेम क्या हुआ आपका? पहला फ्रेम हुआ इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम जिसमें कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड होगा, ठीक है ना। इट इज दैट इन विच NLM
वैलिड, वैलिड, ठीक है ना। और दूसरा हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है कि एनएलएम नॉट वैलिड, एनएलएम नॉट वैलिड, सही है ना। इसमें नहीं वैलिड होगा और उसमें वैलिड होगा, ठीक है ना। यही दोनों इनर्शियल। तो एक तरह से आप देखें तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमको बहुत कुछ मिला। पहला तो वहां से इनर्शिया डिफाइन हुआ और दूसरा वहां से फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी, दो तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट निकला, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो थ्योरेटिकली बहुत स्ट्रांग पॉइंट माना जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे तभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मतलब पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। थ्योरेटिकली जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रिपेयर किया जाएगा तो उसको बनाने के लिए ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत जरूरी होता है, नहीं। बच्चों यहां से कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो नहीं आएगा। अब जैसे मान लिया यहां से हमने बताया था एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स का कंसेप्ट बताया था कि जैसे मान लिया यहां से एक प्रॉब्लम क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं कि सपोज ये एक बस है, ये स्मूथ रोड पे खड़ा है, ऑल सरफेसेज आर स्मूथ इन न्यूटन्स, स्मूथ, ठीक है ना। एक आदमी ये रेस्ट में था, एक आदमी इसको धक्का दे रहा है बस के अंदर चढ़ के। कैन दिस मैन पुशेस टू दिस बस, कैन मैन पुश टू बस फ्रॉम इनसाइड, क्या इनसाइड अंदर से धक्का देके बस को चला सकता है? क्या आंसर होना चाहिए आपका? क्योंकि न्यूटन्स लॉ तो यही कहता है कि भाई फोर्स लगेगा, यदि यहां फोर्स लग रहा है तो इस बॉडी को मूव करना चाहिए, क्योंकि बॉडी मूव तभी नहीं करेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में तभी रहेगा जब फोर्स ना लगे। तो फोर्स तो लग रहा है तो इसको मूव करना चाहिए, लेकिन यहां बस मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं मूव करेगा? क्योंकि फोर्स इज नॉट एक्सटर्नल, फोर्स इज इंटरनल फोर्स। तो इसका आंसर होगा नो, because force is not external, here force is इंटरनल, ठीक है ना, फोर्स इंटरनल है, ठीक है ना बच्चों। ये सारी बातें आपसे हुई थी जब हमने आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया था। ये रिवीजन क्लास है, तो जस्ट आपको एक बार मैं हर चीज़ रिकॉल करा देना चाहता हूँ ताकि आपके सामने वो आ जाए, ताकि प्रॉब्लम बनाने में आपकी स्पीड भी बढ़ जाए और एफिशिएंसी भी बढ़ जाए, ताकि आप प्रॉब्लम बना सके, ठीक है ना। दूसरा जो पॉइंट है वो है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। ऐसे तो ये इसका लैंग्वेज जो डिफाइन लैंग्वेज है वो अलग है, बट इसका फाइनल लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं एनएलएम के प्रॉब्लम बनाने के लिए, दैट लैंग्वेज विल बी डिफरेंट फ्रॉम द डिफाइंड लैंग्वेज। तो जैसे मान लिया इसका लैंग्वेज तो ये था कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डी होता है, द चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, बट यहां से एफ बराबर के डीपी बाई डी होता है
और चूंकि k का वैल्यू 1 आता है इसलिए F बराबर dp बाई dt बराबर ma। सो फाइनली हम जो लॉज को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब जो लॉज हमारा अप्लीकेबल है इन दिस चैप्टर, वो है F बराबर dp बाई dt। F बराबर दिस इज द रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स मास एंड ए इज द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। F जो है वो क्या है, रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है ना। F जो है रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स है और ये भी नेट एक्सेलरेशन है। आप चाहें तो यहां से 3 इक्वेशन लिख सकते हैं इसको, ये 3 इक्वेशन में स्प्लिट हो सकता है। सही है ना। तो यदि फोर्स मास एक्सेलरेशन तीनों में 2 कोई दिया हुआ है तो तीसरा निकल जाएगा। सो इट इज द वेरी इजी इक्वेशन एंड हाउ टू ऑपरेट, दिस इज द मेन मैटर इन दिस चैप्टर, कि इसको कैसे ऑपरेट किया जाएगा, ठीक है ना, सवाल कैसे बनाया जाएगा, ये मेन मैटर है। तो दिस फॉर्म इज डोमिनेंट, दिस फॉर्म इज डोमिनेंट इन दिस चैप्टर, दिस फॉर्म इज डोमिनेंट in this चैप्टर, ठीक है ना। यही फॉर्म की बात करने रहा है। ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म हम डिस्कस करेंगे तब जब लीनियर मोमेंटम के फॉर्म में पढ़ेंगे फोर्स को, ठीक है। मतलब एक तरह से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कॉलिजन वाले चैप्टर में इस फॉर्मेट का डिस्कशन होगा। अभी हम जो फॉर्मेट डिस्कस करने जा रहे हैं वो फॉर्मेट है F इक्वल टू A में, ठीक है ना। इसी फॉर्मेट से हम सारे सवाल बनाएंगे, ठीक है ना। पर जानना चाहिए, छोटा मोटा सवाल इस फॉर्मेट पर भी आ सकता है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम पर भी। तो जैसे ये भी फॉर्मेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी जानना चाहिए, ठीक है। तो एक तरह से आप जो फॉर्मूला याद रखिएगा, तीन फॉर्मूला याद रखिएगा। पहला F बराबर mdv बाई dt बराबर ma, पहला फॉर्मूला, फर्स्ट। दूसरा F एवरेज बराबर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाई टाइम, ठीक है ना, T2 माइनस T1। एंड F इंस्टेंटेनियस मतलब बराबर ये 3 इक्वेशन है, ये तीनों इक्वेशन को आप याद रखिएगा। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और इससे सवाल बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। बच्चों अब यहां से हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हमारा यहां से जो बात हो रही है वो कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे ये मैटर करता है और यही मेन मैटर है इस चैप्टर का, ठीक है ना। बच्चों को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आता है लेकिन सवाल नहीं बनता है, नहीं कभी इंक्लाइन से रिलेटेड
उनको दिक्कत होती है, कभी पुल्ली से रिलेटेड दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को कैसे बनाना है उसका कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, ठीक है ना। सो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हमने आपको 3 पॉइंट लिखाया था। पहला पॉइंट लिखाया था कि सिलेक्ट ए बॉडी, मतलब यदि फिगर में बहुत सारे बॉडी है, 2 बॉडी हैं, 3 बॉडी हैं और वो कनेक्टेड हैं रस्सी से, पुल्ली है, बहुत कुछ है उसमें, ठीक है। तो उसमें से किसी एक बॉडी को आप सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट ए बॉडी, कोई एक बॉडी सिलेक्ट करिए। और दूसरा है पॉइंट कि राइट ऑल फोर्सेज, राइट ऑल फोर्सेज, जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो सारे फोर्स को आप एज पर फ्री डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी आप ले सकते हैं, एफबीडी आपको पता है, ठीक है। और तीसरा आपका हो गया कि अप्लाई एफ एक्स बराबर एम एक्स एंड एफ वाई बराबर एम ए वाई एंड एफ जेड बराबर एम ए जेड। बस ये 3 कंपोनेंट हो सकते हैं फोर्स के, तो तीनों कंपोनेंट के लिए आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा और वहां से सवाल बन जाएगा। जैसे अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे देखिए सवाल कैसे बनेगा, जस्ट इसी चीज को मैं अप्लाई करूंगा जो चीज आपको बताया हूं, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए आपसे पूछ रहा है पहला फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच बॉडी, ठीक है ना। दूसरा टेंशन इन स्ट्रिंग, तीसरा नॉर्मल रिएक्शन ऑन ये 3 सवाल है। पहला आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ ईच बॉडी बताइए, दूसरा आपसे पूछा जा रहा है टेंशन इन स्ट्रिंग बताइए, तीसरा नॉर्मल रिएक्शन ऑन 2 kg एंड 3 kg। 3 सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो ये रिवीजन क्लास है, तो मैं थोड़ी सी चीज़ें जो बेसिक है वो चीज़ें मानकर ये चलता हूँ कि आपको आता है, ठीक है ना। तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे टेंशन है तो टेंशन कौन फोर्स लगाता है, स्ट्रिंग लगाता है, ठीक है ना। किधर लगाता है, अलोंग द स्ट्रिंग लगाता है। ये सारी बातें बहुत डिटेल में हुई थी। तो आई थिंक दैट दिस पॉइंट इज नॉट मतलब जस्ट पॉइंट फॉर रिविजन्स, ठीक है ना। दिस इज द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बच्चों सबसे पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट बॉडी, किसको बॉडी सिलेक्ट किया जाए, बॉडी किसको सिलेक्ट करेंगे हम, बताओ। तो चलो मान लिया जाए किसी एक को सिलेक्ट करते हैं। हमारे पास 3 बॉडी है, हमारे पास 3 बॉडी है, एक 2 kg 3 kg एंड स्ट्रिंग। तो इसमें से कोई एक बॉडी सिलेक्ट करते हैं। जैसे मान लिया हमने 3 kg सिलेक्ट किया, सिलेक्ट 3 kg। ऐसे हमको पहले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालना है तो हम तीनों को, दोनों को मिला करके सिलेक्ट 2 kg स्ट्रिंग एंड 3 kg एज ए सिस्टम।
हमने ऐसा सेलेक्ट किया, मतलब हमारे पास जो बॉडी हुआ वो बॉडी हुआ एक तरह से 5 kg का। इसके अंदर 2 kg भी है, 3 kg भी है, स्ट्रिंग भी है। मतलब इस पूरे को हमने एक बॉडी मान लिया। इस पूरे को हमने क्या मान लिया? वन बॉडी मान लिया, ठीक है ना। तो जब वन बॉडी माना तो ये 5 kg हो गया। तो जो फोर्स लग रहा है वो क्या क्या लग रहा है? ये 20 न्यूटन, ठीक है। और भी फोर्सेज लग रहा है, वेट लग रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। और ये देखिए कॉम्पोनेंट देखिए, तो कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा? ये 37 है, तो इधर का कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा? इधर का कॉम्पोनेंट हो जाएगा 20 cos 37, मतलब 16 न्यूटन, ठीक है ना। 16 न्यूटन इधर का फोर्स हो जाएगा। 4/5 होगा 16 न्यूटन। और इधर का कितना हो जाएगा बच्चों? इधर का फोर्स हो जाएगा 16 sin 37, 20 sin 37, 3/5, 12 न्यूटन, ठीक है ना। ये 12 न्यूटन फोर्स जो है वो सब मोर देन है 30 न्यूटन, इसलिए ऊपर की ओर कोई मोशन नहीं होगा। सो राइट डायरेक्शन में यदि इसकी एक्सेलरेशन ये मानते हैं, नो मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है ना। वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, नो मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। चूंकि नो मोशन इन वाई डायरेक्शन, चूंकि ए वाई बराबर 0, नो मोशन, ठीक है ना, इन वाई डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में यदि एक्सेलरेशन हम एक्स मांग रहे हैं तो 16 इक्वल टू 5 इंटू एक्स, सो एक्स बराबर 16/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का, ठीक है ना। मतलब इस क्वेश्चन का आपको जवाब मिल गया। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है कि टेंशन इन स्ट्रिंग निकालना है। तो टेंशन इन स्ट्रिंग के लिए तो हमको कोई एक बॉडी, सिंगल बॉडी लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरे को लीजिएगा तो रस्सी तो दिखाई ही नहीं देगा, तो टेंशन कहाँ से निकलेगा। इसलिए आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। चाहे तो आप 2 kg को बनाइए या 3 kg को बनाइए, तो जो आसान लगे वही बनाते हैं। वो एक्सपीरियंस आपको धीरे धीरे आ जाएगा कि हम किसको लें। तो मान लिया हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं 2 kg को। यहां दूसरा नंबर सवाल है। तो ये 2 kg हुआ, तो इस 2 kg पर 20 तो वेट लगा और नॉर्मल रिएक्शन Na लगा, और इधर फोर्स। हाँ बच्चों, तो मैं ये बता रहा था कि आपका सवाल का जो लास्ट पार्ट है, तीसरा पार्ट जो है वो है कि नॉर्मल रिएक्शन फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए एंड बी। आपको नॉर्मल रिएक्शन ए और बी पर निकालना है, ठीक है ना। तो ठीक है, ए पर तो हम लोग निकाल ही चुके थे, बट फिर से एक बार देख लेते हैं। एक्सेलरेशन 16/5 आया था। ये क्वेश्चन, ये फर्स्ट का आंसर निकाल दिया, ये फर्स्ट का आंसर, ठीक है ना। थर्ड का आंसर निकाला जाएगा, ठीक है। तो ए कंसीडर कीजिए, कंसीडर ए। यदि ए आप कंसीडर कर रहे हैं तो इस 2 kg पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक तो इसका वेट लग रहा है 20 न्यूटन, और एक टेंशन डी लग रहा है, और एक नॉर्मल रिएक्शन ए लग रहा है। तो बच्चों, फॉर वर्टिकल इक्वेशन इन वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा? बोलो। Na बराबर 20 न्यूटन। दिस विल बी द आंसर। ये नॉर्मल रिएक्शन ए पे निकल गया। अब कंसीडर करो बी, कंसीडर बी, ठीक है ना। अब बी को आप कंसीडर करो, तो बी पर ये 3 kg जो है, इस पर इधर फोर्स लग रहा है कितना? 20 cos 37, मतलब 16 न्यूटन। इधर 12 न्यूटन, और इधर एनवी, और ये वेट 30। तो आपको तो एनवी निकालना है, तो आप इन वाई डायरेक्शन यदि इक्वेशन लिख रहे हो, इन वाई डायरेक्शन,
तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, NB प्लस 12 इक्वल टू 30। सो NB बराबर कितना हुआ बच्चों, 30 में से 12 गया, कितना हुआ बताओ, ये हो गया तुम्हारा 18 न्यूटन ऐसे। सो आपका Na जो हो गया, Na हो गया आपका, यहाँ Na निकल गया, Na इज इक्वल टू आपका 20 न्यूटन और Nb इक्वल टू 18 न्यूटन। ये दोनों थर्ड पार्ट का थर्ड क्वेश्चन था और दोनों के आंसर आपके निकल, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम हुआ जिससे हम ये समझ सकते हैं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के सवाल पे वर्कआउट कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक लॉ के अभाव में ही हम सवालों पर अप्रोच नहीं कर पाते हैं और सवाल हमसे नहीं बनता है, ठीक है ना। सो प्रॉब्लम ये नहीं है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आप याद करके बैठ जाएं, 3 लॉज होता है, ये इक्वेशन होता है, ये फॉर्मूला होता है। मेन प्रॉब्लम ये है कि कैसे हम इसको ऑपरेट करते हैं, हाउ टू ऑपरेट रिगार्डिंग द प्रॉब्लम, ठीक है। तो वही मैं सिखाने जा रहा हूँ, लेकिन अभी आगे बातें और कंटिन्यू रहेगी हमारी। लेकिन इससे पहले अब मैं पहले न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी यहाँ पर बताना चाहूंगा, क्योंकि उसकी भी जरूरत हमें आगे प्रॉब्लम में पड़ेगी। तो सबसे पहले हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन को बता रहे हैं और फिर आगे की बात डिस्कस करेंगे। सो राइट डाउन द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Newton's third law of motion. ठीक है। बच्चों, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे मान लिया जाए कि हमारा सिस्टम ऑफ टू बॉडी है, मान लीजिए ये कोई बॉडी है ए और ये कोई बॉडी है, ठीक है ना। समझ करो कि ए ने बी पर जो फोर्स लगाया वो लगाया फोर्स ऑन बी बाय ए, दिस फोर्स इज ऑपरेटेड बाय ए ऑन बी, ठीक है ना। एंड दिस बॉडी विल आल्सो exert a force on A, that force is called A, ठीक है ना। तो ये फोर्स किसने लगाया है, बी पर लगाया है, किसने लगाया है, बाई पे। ये फोर्स अप्लाइड बाई ए ऑन बी, ठीक है ना। और ये किसने लगाया है, फोर्स अप्लाइड बाई बी ऑन ए, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसमें से किसी भी एक फोर्स को आप चाहे तो कह ले एक्शन, किसी को भी कह ले, कोई जरूरी नहीं है आप इसको एक्शन कहें, आप चाहे तो इसको भी एक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा फोर्स को आप कह ले रिएक्शन, ठीक है ना। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन प्ले लाइक दिस कि कोई भी बॉडी पर जो एक्शन लगता है वो जस्ट उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन दूसरे बॉडी पर लगेगा जिसने एक्शन को लगाया है, ठीक है। मतलब ईच एक्शन, मतलब इसको मैथमेटिकली हम लिखना चाहते हैं बिकॉज़ दिस इज द रिवीजन क्लास है, नॉट द बेसिक क्लास है। सो यू कैन राइट हियर कि एक AB इक्वल टू माइनस ऑफ एक B, ठीक है ना बच्चों। ये इसी को हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं और इसी को लैंग्वेज में हम लिखते हैं कि ईच force of action has equal and opposite force of reaction, ठीक है ना बच्चों। Each force of action has equal and opposite force of reaction। ये लैंग्वेज जो है बहुत बेसिक लैंग्वेज है और ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर ही पढ़ रहे हैं, नीट के लिए पढ़ रहे हैं या IIT के लिए पढ़ रहे हैं। आप 9th क्लास में भी जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े होंगे तो यही आपको टीचर ने आपको बताया होगा कि ईच फोर्स ऑफ एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑफ रिएक्शन। बट व्हाट इज द मेन सिग्निफिकेंट ऑफ दिस एंड हाउ टू अप्लाई दिस लॉ इन प्रॉब्लम, ये मेन मैटर है। और वो मैटर के लिए मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सीखिए। जैसे मान लीजिए इस दोनों बॉडी को मिला करके हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाया, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब कि बस इस यूनिवर्स में केवल ये दो हैं,
और कोई नहीं है, ठीक है। ये दोनों मिलके जब सिस्टम बना रहे हैं तो जो फोर्सेज इस पे लग रहा है, ये दोनों फोर्स तो इंटरनल फोर्स दला है, तो नेट इंटरनल फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो दूसरा होगा नेट इंटरनल फोर्सेज on an isolated system is 0। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, 2 लाइन में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बता दिया गया, आप समझ भी गए, सब अच्छा लगा, आपको लगा बहुत आसान था, बट इसको प्रॉब्लम में एग्जैक्टली जब आप यूज करेंगे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर कोई भी फोर्स ऑपरेट हो रहा है तो उसका सोर्स कौन है, कौन उस पर ऑपरेट किया है, तब जाके आप उस फोर्स का रिएक्शन ले पाएंगे और तब जाके आप सही सूटेबल इक्वेशन लिख पाएंगे और तब आपके आंसर आएंगे, ठीक है ना। तो इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन हम प्रॉब्लम में तो तब ना जाएंगे जब आप फोर्स जानेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए हमें कि भाई फोर्स होते कितने हैं, जो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ प्रॉब्लम में जो फोर्सेज को एनकाउंटर्स करते हैं, जो हमारे सामने आते हैं, वो फोर्सेज कौन कौन से होते हैं, उसकी बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो कि टाइप्स ऑफ रियल फोर्सेज in problems of न्यूटन्स लॉ। एकदम स्पेसिफिक फॉर प्रॉब्लम्स की बात बता रहे हैं। अब नेचर में फोर्स तो बहुत सारे होते हैं ना, सारे फोर्स से तो हम प्रॉब्लम बनाते नहीं है, मोलेकुलर अट्रैक्शन फोर्स थोड़े लेते हैं। मान लिया कोई बॉडी रखा हुआ है, इसमें 20 न्यूटन का फोर्स धक्का मारे, मुझे एक्सेलरेशन बताओ, तुम थोड़े अब इसका मोलेकुलर अट्रैक्शन फोर्स लेंगे, या थोड़ी देर ड्रैग लेंगे, या कोई विस्कस फोर्स लेंगे, या कोई मैग्नेट इधर छिपा हुआ हो तो मैग्नेटिक फोर्स लेंगे, ऐसा कुछ नहीं लेंगे। जो फोर्सेज को हम रियल में प्रॉब्लम्स बनाने के लिए काउंट करेंगे, उन फोर्सेज का हम इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे देने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए हमने टॉपिक साफ स्पष्ट कर दिया है ताकि आपको टॉपिक पढ़ के समझ में आ जाए कि हम क्या बात करने जा रहे हैं। क्या बात करने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ रियल फोर्सेज इन प्रॉब्लम्स ऑफ एनर्जी, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के प्रॉब्लम के लिए हम ये टाइप बताने जा रहे हैं, ना कि नेचर के सारे रियल फोर्सेज आपके सामने रखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला फोर्स होता है वो फोर्स होता है वेट, ठीक है ना। वेट वेट कौन लगाता है बच्चों? इट इज ऑपरेटेड बाय अर्थ, ठीक है ना। किस डायरेक्शन में? जैसे ये कोई बॉडी है, ऐसे तो ये सेंटर की ओर लगता है, लेकिन यहाँ पे सेंटर यहाँ कहाँ से लेते हैं? अर्थ का छोटा सा टुकड़ा फ्लैट लिए तो सेंटर कहाँ से लिखते चलेंगे? तो इसलिए आप सीधे वेट ऐसे लिखे W एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू वर्टिकल डाउनवर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स, एंड दिस वेट शुड बी इक्वल टू। इस कोर्स में तो हम नहीं जानते कि कोई बच्चा गलती करेगा, शायद ही कोई करे, तो कोई गलती इस कोर्स में नहीं। आगे देखते हैं कौन कौन से और फोर्स आ सकते हैं। दूसरा फोर्स आएगा बाय द सरफेस। सरफेस से बाय द सरफेस मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन दूसरा फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। अब सवाल है बच्चों कि ये नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाता है और ये किसकी वजह से लगता है, ये सब जानना पड़ेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन जब भी कोई बॉडी किसी सरफेस पर रखा जाता है तो चाहता है कि सरफेस को पेनिट्रेट करके और जस्ट तोड़ करके अंदर की ओर चला जाए, ठीक है ना। तो मान लिया जाए कि ये सरफेस पर रखा हुआ है तो ये नीचे जाना चाहता है, तो सरफेस को रोक रहा है, तो दैट फोर्स विच प्रिवेंट द मोशन
इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। सो नॉर्मल रिएक्शन कौन अप्लाई करता है? सरफेस अप्लाई करता है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन is applied by the contact surface। ये भी वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अब आप पता ही है ना, मान लिया आपने टेबल पे किताब रखा है और टेबल रखा है दूसरे टेबल के ऊपर, दूसरा टेबल रखा है फ्लोर पे। कोई पूछेगा किताब पे नॉर्मल कौन लगा रहा है, तो थोड़े आप कहिएगा कि फ्लोर लगा रहा है। नहीं, किताब चूंकि इस टेबल के ऊपर रखा हुआ है तो ये टेबल का सरफेस कांटेक्ट में है, इसलिए वो कांटेक्ट सरफेस लगाएगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द जस्ट नॉर्मल रिएक्शन प्रोसेस, ठीक है। सो नॉर्मल रिएक्शन इज अप्लाइड बाय द कांटेक्ट सरफेस, ठीक है। राइट है बच्चों, समझ गया? समझ गए, ठीक है। अब डायरेक्शन की बात आती है। डायरेक्शन में जनरली बच्चे यहाँ गलत कर जाते हैं, इस पे हमने स्ट्रेस दिया था जब आपको पढ़ा रहे थे 11th क्लास में। भाई देखो, नॉर्मल रिएक्शन कभी भी ऐसा मत खाना किसी को कि ऊपर की ओर लगता है। आप नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन इसलिए कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर की ओर लगता है, तो आप ऊपर थोड़े बोझोगे। जैसे मान लीजिए जाए यहाँ जब इंक्लाइन पे रखा जाए तो इसमें वेट तो चलो नीचे लगा, वो तो ऑलवेज लगेगा, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन तो इधर लग जाएगा। मतलब नॉर्मल नाम ही है नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होता है। सो नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन जो होगा वो परपेंडिकुलर टू सरफेस, सो एक्स इन perpendicular to surface, ठीक है बच्चों। तो ये आप दूसरा फोर्स भी जान, पहला वेट जान गए, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन जान गए, ठीक है ना। अब तीसरा जो फोर्स है हमारा, उस फोर्स का नाम है टेंशन। जरा उसको भी देख लिया जाए, क्योंकि ये सारे सवाल बनाने में आपके सामने आएंगे, और जब आप इस फोर्स के विषय में ही नहीं जानिएगा तो इस पे सवाल बना सकते हैं। तीसरा फोर्स कंसीडर करने जा रहे हैं हम, दैट फोर्स इज कॉल्ड टेंशन, ठीक है। और एक चीज नोट करके यहां नॉर्मल रिएक्शन में लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन नीट जो एराइज करता है इंट्रैक्शन, मतलब मोलेकुलर इंट्रैक्शन की वजह से ये फोर्स लगता है। और ये मोलेकुलर इंट्रैक्शन का जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर रहता है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना बच्चों। नॉर्मल रिएक्शन एक्ट ऑन ए बॉडी ड्यू टू मोलेकुलर इंट्रैक्शन, इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसकी नेचर जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी सवाल जो थ्योरेटिकल टाइप का पूछ देते हैं तो बच्चा नहीं जानता है तो नहीं बना पाता है, ठीक है ना। इसलिए इसको जानना जरूरी है, तो प्लीज केयर इट, ओके। सो नाउ द नेक्स्ट फोर्स इज टेंशन, जिसकी बात करने हम जा रहे हैं। जैसे तीसरा फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है, हमेशा इस फोर्स को हम कंसीडर करते हैं। तो इस फोर्स को देख लीजिए कि टेंशन, बच्चों सबसे पहले टेंशन ऑपरेट कौन करता है, ठीक है ना। तो देखो, जैसे मान लिया जाए कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, मासीजन, और इसको ये रस्सी में बांध के और कोई भी एक्सटर्नल एजेंट इधर खींच रहा है, तो ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग आखिर इस मास पे कौन फोर्स लगाया? बच्चे गलती से बोलते हैं सर इस पे फोर्स आदमी लगाया, कभी नहीं, ये बहुत गलत है, ये फिजिक्स में नहीं चलता। आदमी ने जो फोर्स लगाया है वो इस रस्सी पे लगाया है, आदमी ने रस्सी को फोल्ड किया है, ठीक है ना, और रस्सी ने इस ब्लॉक को फोल्ड किया है।
तो इस ब्लॉक पे जो फोर्स लगाया है वो रस्सी लगाया है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड टेंशन. सो टेंशन इज, ठीक है ना, टेंशन इज अप्लाइड. तो मैं आपसे ये बोल रहा था कि ये जो टेंशन लग रहा है, ठीक है ना, तो ये टेंशन कौन ऑपरेट कर रहा है, तो स्ट्रिंग ऑपरेट कर रहा है. तो मैंने आपको बताया कि टेंशन इज अप्लाइड बाय ये स्ट्रिंग, ठीक है. द डायरेक्शन ऑफ, मतलब डायरेक्शन किधर लगेगा, तो द डायरेक्शन ऑफ टेंशन, यहाँ मैं मिटाने जा रहा हूँ, द डायरेक्शन ऑफ टेंशन, द direction of tension takes place, the direction of tension takes place along a string, ठीक है ना बच्चों. और ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है. इट इज ऑल्सो an electromagnetic force, ठीक है ना बच्चों. तो ये भी एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है. ओके, नाउ आप ये समझ गए. दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि जैसे मान लिया जाए ये ब्लॉक है, ये रस्सी है, ठीक है, आपने रस्सी को खींचा, ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन का वैल्यू 10 न्यूटन है, तो यहाँ पर टेंशन का वैल्यू भी 10 ही होगा, यहाँ पर भी टेंशन का वैल्यू 10 होगा, लेकिन तब जब स्ट्रिंग मासलेस हो. सो इफ स्ट्रिंग इज मासलेस है, if a string is massless, ठीक है ना, टेंशन at each point remains constant, ठीक है ना. लेकिन यदि मासलेस नहीं है तो फिर नहीं होगा, तो फिर टेंशन जो है वो धीरे धीरे चेंज करता चला जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट चेंज करता जाएगा, ठीक है ना. इसलिए मासलेस स्ट्रिंग हो तभी आप टेंशन कांस्टेंट हर जगह ले सकते हैं, अदरवाइज टेंशन आपका अलग अलग होगा. जैसे मैं आपसे एक सवाल यहाँ देना जा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके, ठीक है ना. तो मैं यहाँ पर आपको यही 3 तरह की फोर्सेज की बात किया हूँ. पहला आपका हो गया नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा हो गया, पहला हो गया वेट, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, तीसरा टेंशन, और चौथा जो हम लोग ऑपरेट करते हैं, ठीक है. पांचवा में एक फोर्स है, लेकिन उस फोर्स को अभी जिक्र नहीं करना चाहते हैं, दैट विल बी द फ्रिक्शन फोर्स, और उसको लेटर वी विल डिस्कस लेटर फ्रिक्शन, ठीक है ना. दैट इज द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर. तो देखो बच्चों कैसे आप करेंगे, ध्यान दीजिएगा. जैसे मान लिया जाए, सपोज करो कि ये आपका, मान लिया जाए कि ये आपका एक बॉडी है 2 kg का, ठीक है. ये 1 kg का एक बॉडी है, ये 5 मीटर का एक रस्सी है, ठीक है ना. और इस रस्सी का मास है, मास ऑफ स्ट्रिंग इच 1 kg, ठीक है ना. 1 kg का स्ट्रिंग है, ठीक है. इट इज नियर टू स्ट्रेट. ऐसे तो स्ट्रेट नहीं रहेगा, ये कर्व बना लेगा, लेकिन एज्यूम स्ट्रेट, एज्यूम स्ट्रेट स्ट्रिंग, ठीक है ना. क्लियर है. अब आप यदि यहाँ पे फोर्स लगाते हो, तो मान लिया 20 न्यूटन का फोर्स लगाते हो, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड
टेंशन एट बोथ एंड ऑफ ए स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड टेंशन एट बोथ एंड ऑफ ए स्ट्रिंग, मतलब किसी स्ट्रिंग के दोनों एंड पे टेंशन क्या होगा। तो ठीक है ना, आप इसको बना सकते हो इजीली। कैसे बना सकते हो आप देखो, पहले तो आप एक्सेलरेशन बताओ। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप चाहो तो इस होल बॉडी को कंसीडर कर सकते हो, ए सिस्टम। सो एक्सेलरेशन जो हो गया 20/3 हो गया। सपोज दिस फोर्स इज 30 न्यूटन, नॉट 20, 30 न्यूटन। सो 30/3 हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन आपको तो दोनों एंड पे, सो आप कंसीडर करो इसको आप। सो कंसीडर दिस फिगर ओनली। ये कौन सा एंड है? राइट एंड है, ठीक है। तो मान लिया इस राइट एंड पे टेंशन लग रहा है T। तो T बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? T बराबर इसका मास है 1 kg, तो 6 × A हो गया। तो कितना हो गया? 6 × 10 हो गया। 60 न्यूटन का टेंशन लग रहा है एट राइट एंड पर 60 न्यूटन का टेंशन लग रहा है, ठीक है ना। अब आपको लेफ्ट एंड पर भी टेंशन बताना है, तो उसके लिए आप 2 kg कंसीडर करो। नाउ आप ये 2 kg ले लो। यहाँ पे टेंशन लग रहा है T डैश, तो T डैश बराबर 2A 20 न्यूटन एट लेफ्ट एंड, ठीक है ना बच्चों। तो ये राइट एंड पर आपका टेंशन हो गया 60 न्यूटन का, और लेफ्ट एंड पर टेंशन हो गया 20 न्यूटन का। क्लियर हो गया? समझ गए बात को? ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा और बात करेंगे हम, थोड़ा सा और समझ लीजिए बातों को, ठीक है।